नमस्कार, मैं दीपक चौधरी आप सभी का मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम उत्तर छायावादी काव्य और संपूर्ण प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी को एक जरूरी सूचना देनी थी कि आप सभी मात्र 99 रुपए में ये पीडीएफ प्रत्येक इकाई के पीडीएफ आप मंगा सकते हैं। एक एक इकाई का प्राइस है मात्र 99 रुपीज। तो आप इसे मंगा सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर अगर आपको मंगाना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए में हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे पीडीएफ के रूप में। अगर आपको हार्ड कॉपी की आवश्यकता है तो आप दिए गए मूल्य के अनुसार आप मंगा सकते हैं और फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पर ये सभी पुस्तक दिए गए मूल्य के अनुसार पहुंचा दिए जाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम उत्तर छायावादी काव्य पर चर्चा करते हैं। उत्तर छायावादी काव्य में उत्तर छायावाद कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और यह भ्रम है कि यह काव्य है और यह भ्रम है कि यह काव्य है जो छायावाद की समय सीमा के बाद लिखा गया है। इससे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता व उत्तरोत्तर लिखा गया समस्त काव्य को उत्तर छायावादी काव्य समझ लिया जाता है। वस्तुतः इस समस्त काव्य को हम छायावादोत्तर काव्य के नाम से बेहतर जानते हैं। उत्तर छायावादी काव्य वह काव्य है जो छायावाद की समय सीमा के बाद तो लिखा गया, परंतु काव्य में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि विविध छायोत्तर काव्यों की विशेषता या प्रवृत्तियां न होकर वे ही विशेषताएं और प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं जो छायावाद के समय में हमें देखने को मिलती हैं। इस अवधि के छायावाद का इतिहास मूलतः निराला और पंत के काव्य विकास का इतिहास कहा जा सकता है। वैसे छायावाद की शैली में मिलाने वाले और भी बहुत से लोग आए, किंतु उनमें अपना कोई उन्मेष नहीं। वे इस धारा की स्फीति भले ही दे सके हों, कोई वैशिष्ट्य नहीं प्रदान कर सके। इसलिए उनकी चर्चा अनपेक्षित है। महादेवी वर्मा जी की दीपशिखा उनकी रचनाओं के क्रम के रूप में सामने आती है। इसलिए उन्हें भी पहले की महादेवी की मूलतः अलग नहीं किया जा सकता और फिर उसके बाद तो वे मौन हो गई। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, हालांकि हम सब पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम सब ने सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, पंत के विशेषताओं को जाना और समझा कि वे किस प्रवृत्ति से होकर रचना कर रहे थे और लिख रहे थे। निराला की गीत छायावाद से अलग न हटकर उनकी संभावनाओं से निर्मित हुई, किंतु वे एक बहुत बड़े शक्ति का विकास होता गया। वह है कि लोकोन्मुखता। निराला की छायावादी कविताओं में निराला का लोकोन्मुख व्यक्तित्व प्रारंभ से ही झलकता रहा है। निराला का जीवन संघर्ष में तथा लोक संप्रीतक रहा है। इसलिए वे स्वतः प्रेम, सौंदर्य के बोध के साथ साथ जीवन के अनुभव को अपने में समेट लेते हैं और व्यक्तिगत प्रणय से ही गीत न गाकर लोग जीवन के सुख दुख को, यातना और संघर्ष को गहराई
से उभारते हैं। उनकी व्यक्तिगत प्रेरणानुभूति भी एकांत वासनी न रहकर प्राय लोकगंध से उष्ण हो उठती है। तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने छायावादी कविता की प्रवृत्ति से लिख रहे थे, वह उसी प्रवृत्ति को लेकर आज भी ये लिख रहे थे। छायोत्तर काव्य में भी रचना उसी प्रवृत्ति के अनुसार कर रहे थे। अणिमा, अर्चना, आराधना आदि में संकलित इधर की छायावादी कविता में निराला की ओर स्वानुभूति परक स्व गीत लिख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावाद के प्रमुख 4 पिलरों में से पिलर इन्हें भी माना जाता है, इनकी भी प्रवृत्ति को हम पढ़ चुके हैं। इनकी विशेषताओं को हम छायावाद के विशेषताओं के समय हम पढ़ चुके हैं। तो पंत जी के इस काल के काव्य साहित्य का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने चिंतन और विषय में और अधिक विकासशील रहे, और चूंकि वे अपने संस्कार और भाषा में मूलतः छायावादी रहे अतः कहा जा सकता है कि पंत के माध्यम से छायावाद इस अवधि में नया चिंतन और नया विषय जगत प्राप्त हुआ। 1936 में युगांत की घोषणा कर पंत ने 1939 में युगवाणी और 1940 में ग्राम्य की रचना की। इसलिए वे मार्क्सवाद के भौतिक और जनजीवन के सत्यों की ओर उन्मुख हुए। यहाँ निराला और पंत के अंतर समझ लेना चाहिए कि निराला ने चिंतन के माध्यम से नहीं संवेदना और अनुराग के माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया। इसलिए उनकी कविताओं में मार्क्सवादी या समाजवाद का दर्शन कोई स्पष्ट नहीं पा सका। वहीं जनजीवन अपने समस्त संवेदन के साथ उभर। दूसरी ओर पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया। प्राय वे मार्क्सवादी सिद्धांतों को ही व्यक्त करते रहे हैं। कहता भौतिकवाद वस्तु जग का कर तत्वान्वेषण, भौतिक भाव ही एकमात्र मानव का अंतर दर्पण, स्थूल सत्य आधार सूक्ष्म आधे हमारा जो मन, बाह्य विवर्तन से होता युगपत अंतराल परिवर्तन। तो देख सकते हैं कि वे धीरे धीरे मार्क्सवाद की ओर प्रभावित हुए। और कहना न होगा कि कवि ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोक में गांव के जीवन की विविध यथार्थ छवियों का बड़ा सुंदर चित्र अंकित किया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुशल शिल्पी पंत ने गांव के जीवन यथार्थ को जितना उसके रंग रूप में पकड़ा है उतना भीतर चेतना में नहीं पकड़ सके। तो अगले कवि इस दौर में आते हैं। उत्तर छायावाद के समय में महादेवी वर्मा जी आती हैं। महादेवी वर्मा की दीपशिखा में उनकी क्रमागत भावधारा का ही उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। प्रेम उनका मुख्य विषय। कवित्री ने संयोग और वियोग में उभरने वाले प्रेम के अनेक कोणों को अपने अनुभवों के आलोक में देखा। वेदना महादेवी का मूल संवेदना है। यह वेदना विरहजन्य है। करुण वेदना और निराशा आक्रांत इनका प्रारंभिक काव्य दीपशिखा में कुछ आलोक पा सका है। आशा का उत्साह का मिलन हमें देखने को मिलता है। यथा सब बूझे दीपक जला दो वीर रहा तुम, आज दीपक रागनी अपनी जगा लो। हुए सूल अक्षत मुझे धूली चंदन, अगह धूप सी सांस सुगंध सुधिगंध सुरभित। महादेवी वर्मा के गीति काव्य के उत्कर्ष सुंदर भावनाएं हैं, लेकिन यह रहस्यात्मकता का आवरण उनके प्रभाव का तीव्रता को कुछ कुंठित कर देता है। तो आगे हम पिछले क्लास में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा की
काव्यगत प्रवृत्तियां, उनकी विशेषताएं किस प्रकार की रचना कर रही थी, इन्हें आधुनिक काल का मीरा भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में छायावादी उत्तर छायावादी कवि के रूप में प्रमुख रूप से जानकी वल्लभ जी का भी नाम लिया जाता है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी मूलतः गीतकार और इनके गलों में छायावादी गीतों का ही संस्कार शेष है। ये गीत छायावादी गीतों से अधिक खुले हुए अवश्य हैं, किंतु इनकी संवेदना और अनुगूंज प्राय वैसी ही है। परंपरागत दर्शन, संवेदन और भाषा से निर्मित ये गीत उत्तर छायावाद युग के गीतों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनका अपना आकर्षण रूप, अरूप, शिप्रा, मेघगीत और अवंतिका इनकी प्रमुख काव्यकृतियां हैं। इन कवियों के अतिरिक्त उत्तर छायावाद में अन्य उल्लेख कवि हैं राम कुमार वर्मा, अंजलि, रूपराशि, चित्ररेन, चंद्रकिरण और एकलव्य, सुमित्रा सिन्हा, विहाग पत्नी और विद्यावती, कोकिल, अंकुरिता और मुहागिन जैसी रचनाओं की रचना की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्तर छायावादी काव्य में छायावादी काव्य की छायावादी काव्य की विरासत को इन कवियों ने पूरी भाव प्रवणता और छायावादी काव्य की आत्मा के अनुरूप संभाला है। उत्तर छायावादी काव्य के कवियों की संख्या अधिक नहीं है, परंतु जो कवि छायावाद की परिमीसा के बाद भी छायावादी काव्य की विशेषताओं को अपने काव्य में संयोजित कर काव्य सृजन कर रहे हैं, उनका संवेदन और उनकी काव्य प्रवृत्तियां वही है जो छायावाद का मूलाधार रहा था। तो चलिए अब हम प्रगतिवादी काव्य पर चर्चा करते हैं। प्रगतिवादी काव्य जो इसकी समय सीमा कुछ 1936 के बाद माना जाता है। तो हिंदी छायावाद के अंत के बाद ही प्रगतिवाद का जन्म होता है। तो हिंदी साहित्य की काल्पनिकता विरोध में जो यथार्थ कविता उभर कर सामने आई वह प्रगति कहलाई। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का आरंभ छायावाद के हास सन 1936 से माना जाता है, क्योंकि 1936 में ही प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसमें कविता की प्रगति संबंधी नए आयाम प्रस्तुत किए गए। समीक्षक प्रगतिशील और प्रगतिवादी साहित्य को एक ही स्वीकारते हैं, जबकि राजनीति क्षेत्र में जिसे साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र और समाजवाद और दार्शनिक क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाता है। साम्यवाद और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित कविता प्रगतिवादी कविता है और नई विशेष विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाली वाद रहित कविता प्रगतिशील कविता कहलाती है। प्रगतिवादी की कतिपय प्रमुख प्रवृत्तियां द्रष्टव्य हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक यथार्थ दृष्टि। प्रगतिवादी कवियों ने समाज तथा प्रकृति को यथार्थ दृष्टि से देखा, परंतु ग्राम्य में ग्राम्यश्री का अंकन है। ग्राम्यश्री के साथ उन्होंने संध्या के धुंधलके में चिमनी जलाए के ऊँघते हुए दुकानदारों को दलित शिक्षा, अंधविश्वास और पिछड़ेपन के प्रतीक ग्राम देवता को भी मानते हैं। ग्राम देवता को भी चित्रलोकन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन में काव्य ग्राम में प्रकृति के सजीव
संजीव एवं यथार्थ चित्रण मिलते हैं। एक बीते 24 प्रकार देख सकते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बाबे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, और सरसों न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रगतिशील कविता का सामाजिक यथार्थ गांव तक ही सीमित नहीं, ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण के साथ नागरिक जीवन के विभिन्न रूपों, अंगों तथा उनकी विद्रूपताओं की अभिव्यक्ति भी इस काव्य में देखने को मिलती है। इस काव्य धारा में देखने को मिलती है। जिस प्रकार ग्राम्य जीवन की धुरी किसान है, उसी प्रकार औद्योगिक नगरों का सारा ढांचा मजदूर की हड्डियों पर खड़ा है। घाट, धर्मशाले, अदालतें, विद्यालय, वेश्यालय, सारे होटल, बस्तर, बुच्चड़खाने, मंदिर, मस्जिद, हाट, सिनेमा, श्रमजीवी की उस हड्डी पर टिके हुए हैं। प्राचीन रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी कवि प्राचीन मान्यताओं, परंपराओं तथा रूढ़ियों का विकास में बाधक मानकर उनका विरोध करते हैं। उसके विध्वंस में जो उनका विश्वास है, पंत कैदी कोकिला में रूढ़ी विध्वंस के लिए ऐसा आह्वान करते हैं। गा कोकिल वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रण हो जीर्ण पुरातन। वस्तुतः कवि क्रांति की भावना से नवनिर्माण चाहता है। पंत की भांति नवीन कवि भी विल्पकारी गायन से प्रेरित करते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नारी संबंधी दृष्टिकोण। नारी संबंधी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने नारी के चित्रण में यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। नारी पुरुष की भांति स्थूल सृष्टि का अंग है। प्रगतिवादी कवियों के रूपसी नारी का चित्रण न करके कृषक बालाओं एवं मजदूर स्त्रियों का चित्रण किया है। उनके लिए नारी भी मजदूर एवं कृषक के समान शोषित हैं। इस शोषित नारी का सबसे विभत्स वेश्या का है। इस शोषित नारी का सबसे विभत्स रूप वेश्या का है। अंचल और ररांगे राघव ने वेश्या के जीवन के दर्द को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। वस्तुतः प्रगतिवादी कवि नारी के प्रति स्वस्थ एवं नवीन दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे पुरुष की दासता से मुक्ति दिलाकर समानता प्रदान करते हैं। उनके विचार से नारी पुरुष की दासी नहीं वरन साथी है। कविवर पंथ उसके सम्मान और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठा। उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर आश्रित अवसीत। पूर्ण अवसीत। आस्था के स्वर। सामाजिक विषमता को देखकर प्रगतिवादी कवि वेदना और निराशा का अनुभव करते हैं। उनका दृष्टिकोण आशावादी है। वे आस्था के स्वर को काव्य में प्रश्रय देते हैं। इस श्वास को लेकर चलते हैं कि सामाजिक विषमता को दूर करने में उन्हें सफलता मिलेगी। एक दिन समता का स्वर्ण विहान अवश्य उदित होगा। श्रमिक एवं कृषक सुखी हो सकेंगे। पंत की ये पंक्तियां इसी तथ्य को पुष्ट करती हैं। जो सोए सपनों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात।
वे जागेंगे यह सत्यवाद जो देख चुके हैं जीवन निशित वे चरखेंगे प्रभात। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवि देश विदेश की सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यंत सजग हैं। इसी से काव्य जीवन के वास्तविक रूप को प्रतिबिंबित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सका। बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी आदि देशी और स्वदेशी और स्वेज नर के अगड़े, कोरिया युद्ध आदि विदेशी समस्याओं पर इस धारा के कवियों ने काव्य रचना की। इन्होंने खोखली स्वतंत्रता पर भी व्यंग बाण छोड़े। कविवर नागार्जुन का यह व्यंग द्रष्टव्य है। कागज की आजादी मिलती ले लो वो दो आने में। कागज की आजादी मिलती ले लो वो दो आने में। इसी सामाजिक यथार्थ दृष्टि से प्रगतिवादी कवियों ने मध्य वर्ग की कारुणिक स्थिति का समस्या को भी किया है। ईश्वर और धर्म। प्रगतिवादियों की प्रगतिशील चेतना ने ईश्वर और धर्म के प्रति उदासीनता हो व्यक्ति की है। इसके मूल में भौतिकवादी दृष्टि ही प्रमुख है। मार्क्सवादियों ने अपने विचारधारा में ईश्वर और धर्म दोनों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। इनके काव्य में इन दोनों का ही खुलकर विरोध हुआ। यह विरोध उन प्राचीन मान्यताओं के प्रति जो रूढ़ियों में बन गई है और हमारा समाज जिन्हें अपनी बीती समझकर जाने अनजाने ढो रहा है। नागार्जुन ने कलकत्ता की काली माई पर व्यंग करते हुए क्या, कितना खून पिया है जाती नहीं खुमारी, सुख और लंबी है मैया जीभ तुम्हारी। स्पष्ट है कि धर्म और ईश्वर के प्रति व्यंग्य भरी उपेक्षा प्रगतिवादियों में मिलती है। कितनी खून पिया है जाती नहीं खुमारी, सुख और लंबी मैया जीभ तुम्हारी। लोक जीवन व्यंग्यात्मकता। प्रगतिवादी कवि पाखंड, अन्याय और तथा विलासिता पर तीखे व्यंग बाण छोड़ने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता। उसे मिथ्या प्रदर्शन एवं पाखंड अमान्य है। वह झूठे देशभक्तों पर व्यंग करता है। लाज शर्म रह गई न बाकी गांधी जी के चेलों में। इस प्रकार की व्यंग हमें देखने को मिलता है प्रगतिशील कवियों के द्वारा। तो लोक जीवन का चित्रण। प्रगतिवादी काव्य में लोक जीवन की मधुर स्मृतियां हैं। नगरों एवं ग्रामों की सामान्य जनता के आचार विचार, रीति रिवाज, भाषा बोली आदि के सुंदर चित्र प्रगतिवादी में मिलते हैं। विशेष रूप से ग्राम्य जीवन की संस्कृति को उभारने में इन कवियों का विशेष योगदान है। नागार्जुन के रामविलास शर्मा, रांगे राघव तथा पंत के काव्य में विविध अंचलों की छवियों को सहज देखा जा सकता है। इस प्रकार कि प्रगतिवादी कवि अपनी धरती, अपनी जनता तथा उसके जीवन से जुड़ा है। मुक्तिबोध की कविता का एक अंश उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। भई सांझ कदम वृक्ष पास, मंदिर चबूतरे पर बैठकर, जब कभी देखता हूँ तुझको मुझे याद आते हैं। भयभीत आंखों के हंस व घाव भरे कबूतर, मुझे याद आती है लाल जलती हुई दिगंबर।
मुझे याद आता है मेरा प्यारा प्यारा देश। प्रणय भावना। प्रगतिवादी काव्य में प्रेम संबंधी दुख दर्द का भी चित्रण देखने को मिलता है। प्रेम की व्यथा को प्रगतिवादी कवियों ने अनुभव किया। उसकी विशिष्टता यह है कि प्रेम तथा उनसे संबंधित वेदना को उन्होंने पांव की श्रृंखला नहीं बनने दिया। उनका स्वच्छंद प्रेम भी स्वस्थ मनोवृत्ति का परिचायक है। उनका प्रेम संबंध सामाजिक भावना को भी बदल देता है। विलोचन का अनुभव है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है तुम्हारा प्रेम। तो चलिए राष्ट्रीय भावना भी, तो प्रगतिवादी कविता में हम राष्ट्र भावना को भी देख सकते हैं। राष्ट्र भावना के रूप में प्रगतिवादी कवियों की राष्ट्रीय विचारधारा कई रूपों में व्यक्त हुई। उनमें से प्रमुख हैं विदेशी दासता के विरोध में प्रदर्शन, जीववादी व्यवस्था का विरोध, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, वृत्त का विरोध करते हुए शांति प्रसाद के रूप में सामाजिक सुधारों के सामंतवाद और सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध किया तथा जनता को शांति और सहजीवन के लिए प्रेरित किया। सुमन आदि ने पूंजीवादी के विरोध साथ साथ वर्ग विषमता के चित्र भी प्रस्तुत किए। विक रहा पूत निरतव जहाँ चांदी के थोथे टुकड़ों में, कर्तव्य पालता धनिक वर्ग मदिरा के झूठे टुकड़ों में। प्रगतिवादी कवि देश की धरती तथा गांव और जनपदों से प्रेम करता है। नागार्जुन के हृदय में मिथिला के लिए हूक और वह प्रवास के समय तड़प कर उठते हैं। यहाँ भी सच है न में असहाय, यहाँ भी सच है न में असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय। किंतु जीवन भर रहूं पीफर भी प्रवासी कहेंगे। मार्क्स और रूस की प्रशंसा। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स और रूस जहां उनकी विचारधारा विकसित हुई, उनकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करते रहे हैं। इन दोनों का विरोधी उन्हें कृषकों एवं श्रमिकों का शत्रु प्रतीत होता है। उसे ये मानव मात्र का शत्रु नहीं मान लेते, बल्कि श्री नरेंद्र धामों की ये पंक्तियां इसी तथ्य को पुष्टि करती हैं। लाल रूस का दुश्मनी स्थायी, दुश्मन सब इंसानों का, दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का। प्रकृति चित्र। छायावादी कविता में प्रकृति की अंतिम सुषमा मिलती है, लेकिन प्रगतिवादी कविताओं में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के कारण प्रकृति का वह रूप नहीं उभर पाया जो छायावाद में था। प्रकृति का वर्णन कवियों ने किया, किंतु उनमें रसात्मकता नहीं रही। मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवि समस्त मानव का उद्धार चाहता है। यह मानव समाज के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उसे समानता प्रिय है। वह घायल मानवों को स्वस्थ देखना चाहता है। कविवर नरेंद्र शर्मा कहते हैं, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समानता के।
सपने सबकी समता के। बौद्धिकता की प्रधानता। प्रगतिवादी काव्य में बौद्ध भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता की प्रधानता मिलता है। प्रधानता मिलत धारा के कवि तर्क चिंतन आदि को प्रश्रय देते हैं। इसी से थोथी भावुकता को त्यागने और दलितों के कल्याण को अपना अभिष्ट बनाते हैं। उन्हें ताजमहल की सुंदरता भी अरवर्ती रहती है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन, जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। विष्णु निर्जीव पड़ा हो जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। भाषा शिल्प। प्रगतिवादी कविता के संबंध में जब भी किसी शिल्प की चर्चा की जाती है तो यह बात बार बार दोहराई जाती है कि यह शिल्प के प्रति उदासीन है। उसकी भाषा उबड़ खाबड़ है तथा उसकी छंद योजना बासी और उतखड़ी हुई है। इस कथन में सत्यता का अंश है, किंतु यह भूलने भुलाने की बात नहीं कि भाषा को जन जीवन के स्तर पर लाने का श्रेय प्रगतिवादियों का ही है। नागार्जुन और त्रिलोचन की भाषा आम जनता की भाषा है। उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का गौरव सुरक्षित है। वस्तुतः प्रगतिशील काव्य की भाषा रेशम की तरह मुलायम न होकर खुरदरी है। यह बात अलग है कि आजकल स्वादी भी कमजोर और दिखावटी है। अमूर्त के लिए सूर्य का विधान प्रतीक कहलाता है। प्रतीकों से भाषा में नई अर्थवत्ता भरी जाती है। कई बार प्रतीक अलंकार का काम भी करता है। प्रयोगवादियों में परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रतीक अपनाए गए हैं। इन कवियों ने रात कोयले के स्वांसी कहा है। रात कोयले की स्वांसी कहा है। इसी प्रकार केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां देखिए, जिसमें जनता के जीवन को दी की टोकरी सा चलाया गया है। रही की टोकरी की गोद में पड़े कागज के चीरे फड़े टुकड़े जैसे व्यर्थ संज्ञाहीन से पड़े रहते हैं, वैसे ही आज समाज की गोद में व्यक्ति अर्थहीन और संज्ञाहीन पड़ा है। आज मानवता भी संतप्त और त्रसित है। तभी तो प्रगतिवादियों ने उसकी उपमा फूटे बर्तन से दी। फूटे बर्तन से तिरस्कृता जब मानवता यह उपमान सटीक तो है ही, यह उपमान सटीक तो है ही, नवीन भी है। फूटा बर्तन जिस प्रकार उपेक्षित हो जाता है, वैसे ही मानवता स्थिति है। बिंब विधान। प्रगतिवाद की खुरदरी किंतु सारपूर्ण कल्पना ने जीवन के यथार्थ से प्रेरित हो अनेक वस्तुवर्गीय बिंबों का सृजन किया। वस्तु बिंबों में स्थिर और गत्यात्मक दोनों ही श्रेणियों के बिंब मिलते हैं। नागार्जुन की ये पंक्तियां देखिए। पूस मास की धूप सुहावन, फटी वरी पर बैठा है चीर सेगी बेटा, राशन के चावल के कंकड़ बीन रही पत्नी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य पूर्णतः सामाजिक यथार्थ काव्य है, जिसकी धुरी में मार्क्सवाद विचारधारा सक्रिय है। यह काव्य छायावादी काल्पनिकता से निकालकर सामाजिक मतार्थ की कर्कश भूमि पर लाने वाला है। क्रांति मूलक इस काव्य में इस वर्ग में संघर्ष पर बल देते हुए शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है।
इनकी यथार्थपरक दृष्टि ने प्रकृति, प्रेम, नारी, ईश्वर और धर्म को चश्मे से देखने के लिए बाध्य किया। तो चलिए प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों को हम पढ़ते हैं और उनको देखते कि वे किस प्रकार की रचनाएं कर रहे थे और किस विचारधारा से प्रभावित होकर वे रचनाएं कर रहे थे। तो नागार्जुन 1910 से 1998। नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म तरोनी दरभंगा होगा, ये ठरभंगा लिखा हुआ है गलती से, दरभंगा बिहार में सन 1911 में हुआ था। वे जनजीवन और प्रकृति के चितेरे साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में मिथिला की धरती के सुख दुख को व्यक्त किया। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंख इनकी रचनाएं हैं, जिनमें युग जीवन के यथार्थ का अंकन है। उनकी समस्त कविताएं यथार्थ की ठोस भूमि पर टिकी हुई हैं। इनके व्यंग बड़े सशक्त होते थे। शोधक सत्ताओं तथा जर्जर रूढ़ियों पर नागार्जुन ने व्यंग प्रहार किए हैं। इनकी भाषा सरल तथा शैली अनगढ़ है। फिर भी कवि की दृष्टि आस्था भावों की उदात्तता पर लोक जीवन का चित्रण इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। चादल को घिरते सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दुंतरित मुस्कान आदि इनकी उत्तम कविताएं हैं। व्यंग्यात्मक का एक उदाहरण देखने को मिलता है। आजादी की कलियां फूटी, 5 साल में होंगे फूल, 5 साल से फूल निकलेंगे रहे पंत जी झूला झूल, 5 साल कम खाओ भैया गम स्वाओ, 10-15 साल अपने ही हाथों से झोंको अपनी आंखों में धूल। नागार्जुन की कविता को सर्वप्रमुख विशेषता मानव जीवन से उसका गहन भाव से जुड़े होना है। साहित्य और राजनीति में समान रूप से रुचि रखने वाले प्रगतिशील साहित्यकार हैं। वे धरती, उपन्यास और श्रम के गीत गाने वाले संवेदनशील कवि हैं। काव्य में कबीर की सी सहजता देखने को मिलता है। कबीर की तरह सहजता देखने को हमें मिलता है। केदारनाथ सिंह इनका जन्म 7 जुलाई 1934 में चकिया गांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए पास होने के बाद वहीं आधुनिक हिंदी कविता के बिंब विधान विषय पर इन्होंने पीएचडी किया। आजकल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी प्रोफेसर हैं। वे मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक जोर दिया। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा नहीं अपितु विद्रोह का एक शांत संयम स्वर सशक्त रूप में उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन रोटी बेल इत्यादि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना एवं विचारबोध उनकी कविताओं के साथ साथ चलते रहते हैं। जीवन के बिना प्रकृति व वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यह अनुभूति उन्हें अपनी कविताओं में मानव के और समीप ले आई है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा भी नग्न तथा पारदर्शक हुई है और उसमें एक नवीन जूता और बेलूसपन का संचार है। उनकी कविताओं में प्रतिदिन के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में परिवर्तित होते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता तथा अपनापन अनायास ही विस्वाई पड़ता है। इनके 3 काव्य ग्रंथ छपे हैं। बिल्कुल
छपे हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पर पक रही है तथा यहाँ से देखो, कल्पना और छायावाद उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। उनकी भी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुई हैं। तीसरा सप्तक में संकलित कवियों में केदारनाथ सिंह की विशेष चर्चा रही। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 जी। अंचल जी के पिता माधुरी के सुप्रसिद्ध संपादक पंडित मातादीन शुक्ल थे। अंचल जी का जन्म 1915 में कृष्णापुर जिला फतेहपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा लखनऊ और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। इस समय जबलपुर के कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। हेडलाइन थोड़ा गलत है, अध्यक्ष रहे थे, अभी है नहीं। अंचल बड़े भावुक कवि हैं। ये एक प्रगतिशील उपन्यासकार भी हैं। इनकी काव्य कृतियों में मधुलिका, अपराजिता, किरण, वेला, तारे, वे बहुतेरे, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, अंचल स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की सीमा पर है। वासनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति इनकी कला का एक विशेष गुण है। इनकी रचना में वासनात्मक तृष्णा और लालसा की अभिव्यक्ति हुई है, परंतु इन्होंने अपने रचनाओं में क्रांति का आह्वान भी किया है। क्रांति युग की संधिकालीन कवि हैं। इनकी कृति वर्षांत के बादल में सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति है। इन चित्रों में बड़े ही हृदयग्राही हैं। अंचल जी के शब्द भाव की पूर्ण समर्थन अभिव्यक्ति करने वाले हैं। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य जीवन का आरंभ छायावादी पृष्ठभूमि में हुआ, परंतु अधिकांशतः उनके काव्य में प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थ का स्वर सुनाई देता है। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग की आईना, समय समय पर अपूर्वा, जमुना जल तुम, शाश्वत सत्य, कंकरिला मैदान, जनहारी, हरियाली आदि केवाड़ की प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में सामयिक जीवन की विकृतियों एवं विषमताओं के प्रति विद्रोह है। स्वर है। केदार में साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था है। काटो कर लो, साहित और कुसाहित क्या है, मारो हासिया, हिंसा और हिंसा क्या है। त्रिलोचन शास्त्री बड़े सशक्त प्रगतिवादी कवि हैं। इनका जन्म 1917 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा में कुछ समय तक कार्य किया। कुछ समय तक अंग्रेजी के अध्यापक भी रहे। तदंतर साहित्य साधना में जुट गए। इनका प्रथम प्रगति चेतना का काव्य धरती सन 1945 में प्रकाशित हुआ। त्रिलोचन की इस संग्रह की कविताओं में छापावादी सरकारों की कुछ न कुछ छाप है, परंतु प्रगतिशील चेतना भी काफी उभरी है। त्रिलोचन की परवर्ती रचनाओं गुलाब और बुलबुल, दिगंत गीत, गंगा, ताप के ताए हुए वीन, तुम्हें सौंपता हूँ, सबका अपना आकाश होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सबका अपना आकाश शब्द आदि में भी सामाजिक यथार्थ की सुंदर अंकन है। पूंजीवाद को मिटाए बिना कवि स्वस्थ जीवन का विकास असंभव मानते हैं। कथन का सहज ढंग तथा भाषा की सरलता इनकी प्रमुख विशेषता रही। इनकी कविताएं आकार में लघु परंतु प्रभाव में तीव्र थी। इनकी प्रत्येक कविता में धरती की मोहक सुवास है। व्यर्थ सस्ता उद्बोधन इनमें नहीं। इन्होंने आत्मकथात्मक सानेट भी लिखे हैं।
शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, सुमन का जन्म अगरपुरा, ग्राम उन्नाव, उत्तर प्रदेश में 1916 में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और डीलेट की उपाधि प्राप्त की। वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति भी रहे। सुमन के काव्य जीवन की आरंभ व्यक्तिक प्रणय की निराशापूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, परंतु प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित होकर वे व्यक्तिक भावनाओं से ऊपर उठकर सामाजिक चेतना गायक बन गए। हिल्लोल जीवन के गान, प्रलय, सुजन, विश्वास बढ़ता ही गया उनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। प्रथम दो कृतियां में व्यक्तिक चेतना तथा सामाजिक चेतना का द्वंद्व है तथा प्रलय सृजन में प्रगति के स्वर मुखरित हैं। विश्वास बढ़ता ही गया में आस्था की प्रभावी अभिव्यक्तियां हैं। पर आंखें नहीं भरी में प्रगतिवादी स्वर क्षीण हो गए। सुमन प्रगतिवादी कवियों में अनुभूति एवं भावों की कवि है। उनकी कृतियों में युग विषमता का विरोध, शोषित के प्रति सहानुभूति का स्वर मिलता है। वस्तुतः सुमन छायावाद और प्रयोगवाद के संधि स्थल के कवि माने जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा कवि की अपेक्षा समीक्षक के रूप में अधिक लोकप्रिय हैं। अगे द्वारा संपादित तारसप्तक में उनकी कुछ कविताएं संकलित हैं। तारसप्तक प्रयोगवादी कवियों की कविताओं का संकलन है, परंतु शर्मा जी प्रयोगवादी की उपेक्षा प्रगतिवादी हैं। रूप तरंग नाम से उनकी कविताओं का एक पृथक संकलन भी प्रकाशित है। डॉक्टर शर्मा जितने ही समीक्षक के रूप में कठोर प्रतीत होते हैं, कवि के रूप में उतने ही भावप्रवण हैं। शर्मा की कविताओं में व्यंग भी प्रधान है। तारसप्तक की प्रयोग भी किए हैं। तारसप्तक की सत्यम शिवम सुंदरम कविता इसी प्रकार की है। इनकी कुछ कविताएं व्यक्तिक स्तर पर भी हैं। डॉक्टर शर्मा ने प्रयोगवादी शिल्प में नए प्रयोग भी किए हैं। उनकी भाषा में सरलता एवं स्पष्टता है। अस्थि कृषक की एक चित्र देखिए। इस धरती पर जो अठवासे श्रम करते हैं, उनके तन की पतों पर अब सू गया है रक्त, रेत पर गिरी हुई जल की बूंदों सा। वस्तुतः सामाजिक वेदनाओं को आत्मसात कर उसे सरल भाषा में प्रभावपूर्ण ढंग से कहने की सामर्थ्य शर्मा की कविताओं में हमें देखने को बखूबी मिलता है। डॉक्टर रांगे राघव, सन 1923 से 1962। डॉक्टर रांगे राघव मूलतः उपन्यासकार हैं, परंतु प्रगतिवादी काव्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म राजस्थान की भरतपुर रियासत में हुआ। इनके पूर्वज दक्षिण भारत के निवासी थे। इन्होंने आगरा में उच्च शिक्षा प्राप्त की और कविता रचना की ओर प्रवृत्त हुए। स्टालिनग्राद के युद्ध में सजीव चित्र अंकित हैं। रांगे राघव ने इसमें लाल सेना तथा रूस की वीर जनता के साहस की सराहना की है तथा फासिस्ट आक्रमण की बर्बरता को उभारा तथा रूस की जनता के बलिदान का संबंध भारतीय जनता के साथ स्थापित किया। पिघलते पत्थर में साम्राज्यवाद, पूंजीवाद तथा सामंतवाद पर गहरी चोट डाली है। राह के दीपक में युग का विषमताओं का अंकन है। इस संग्रह के गीतों में भाव प्रवणता दर्शनीय है। मेधावी रूप छाया तथा पंचाली कवि के आख्यानक काव्य है। वस्तुतः प्रगतिवादी चेतना से संपन्न आख्यान काव्य लिखने वाले वे एक ही कवि हैं। इस प्रकार विषय वस्तु तथा काव्य रूपों की दृष्टि से रांगे राघव का काव्य क्षेत्र अन्य प्रगतिवादी कवियों की अपेक्षा अधिक व्यापक रहा। तो चलिए अब हम प्रयोगवादी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रयोगवादी काव्य। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी
कविता से अलग हटकर जिस कविता में नए विषयों, नए विचारों, नई भाषा, नए उपमानों के प्रयोग किए, यह कविता प्रयोगवादी कविता कहलाई। सन 1943 में प्रकाशित तारसप्तक में प्रयोगवाद का आरंभ मान सकते हैं। श्री अगे के संपादकत्व में प्रकाशित होने वाले इस कविता संग्रह में अगे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर एवं रामविलास शर्मा की कविताएं प्रकाशित हुई। आगे ने इन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। सन 1951 में तारसप्तक का द्वितीय संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवर सहाय और धर्मवीर भारती की कविताएं प्रकाशित हुई। इसके बाद सन 1959 में तीसरा और 1971 में चौथा तारसप्तक भी निकला। कतिपय विद्वान प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग मानते हैं, किंतु दोनों एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की प्रारंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। वस्तुतः सन 1954 में प्रयोगवादी कवियों की एक पत्रिका काव्य संग्रह के रूप में नई कविता निकली, जिसका संपादन जगदीश गुप्त ने किया। तब से नई कविता का जन्म हुआ। छायावाद और नामकरण की भांति प्रयोगवाद के नामकरण की भी हंसी उड़ाई गई, क्योंकि इस नामकरण में कोई कार्यकर्ता नहीं थी। प्रयोगवाद के कवियों को भी द्वितीय सप्तक में इस नामकरण पर क्षोभ हुआ और उन्होंने अपना संतोष प्रकट करते हुए प्रयोग तो सभी काल में कवियों ने किए हैं, इसलिए हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। फिर भी प्रयोगवाद नाम चल पड़ा और विशिष्ट काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हो गया। प्रयोगवाद के साथ नेकनवाद, प्रपदवाद की प्रवृत्ति भी प्रकाश में आई, जिसने अपने को वास्तविक प्रयोगवादी कविता सिद्ध करने का प्रयास किया। यह नेकनवाद नलिन, विलोचन, शर्मा, केसरी तथा नरेश की कविता वस्तुतः प्रयोगवाद की शाखा मात्र है। दोनों में अंतर इतना ही है कि प्रयोगवादी प्रयोगों को साधन मानते, जबकि नेकनवाद उसे साध्य स्वीकार करता है। यहाँ संक्षिप्त में इसी प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं प्रस्तुत की जा रही है। तो चलिए अब हम प्रयोगवादी काव्य की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सामाजिक जीवन के प्रति आग्रह। प्रयोगवादी काव्य धारा समसामयिक जीवन से प्रभावित है। रिक्शों के भोंपू की आवाज, लाउडस्पीकर की चमत्कार, मशीनों की चीख, रेल इंजन की सीटी, सभी का हूबहू चित्रण किया है। गिरिराज कुमार माथुर आधुनिक औद्योगिक युग को वर्णित करते हैं। प्रयोगवादी कवि अपना संबंध देश विदेश से नहीं रखकर समस्त विश्व से जुड़ना चाहते हैं। वे विषय की किसी भी परिधि में बंधना ठीक नहीं समझते। उन्होंने चींटी से लेकर हिमालय तक सब प्रकार के पदार्थों को अपनी कविता स्थान दिया है। नमक, तेल, लकड़ी, बाटा की चप्पल आदि तक इनकी कविताओं में विशेष रहे हैं। उदाहरणार्थ, दिन मर गया और मर गया हूँ मैं, मर गया हूँ। हींग और हल्दी से बस
हींग और हल्दी से बासत मेरी बीवी प्रगर जिंदा है। व्यक्तिवादिता। प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिवादिता की प्रधानता है। यह व्यक्तिवादिता छायावादिता व्यक्तिवादिता के समान वायावी, रहस्यमय, कल्पनाशील एवं भावुक न होकर जटिल एवं बौद्धिक है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र व्यक्तिवाद को प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु मानते हैं। उनके अनुसार प्रयोगवाद के कवियों पर बहुधा जिस असामाजिकता का आरोप लगाया जाता है वह इसी व्यक्तिवाद की परिणाम है एवं जिसे व्याप्त और सामूहिक अनास्था, निराशा, नवीन पीड़ा, घुटन आदि विकृतियों का सर्वकार माना जाता है, उसका स्रोत भी व्यक्तिवाद एवं अहमवाद है। निस्संदेह प्रयोगवाद कविता में व्यक्ति की अपनी इकाई और विशिष्टता है। जैसे नदी की धारा में नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप, इस तरह समर्पण है हमारा, फिर छनेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। अहमवादिता। आगे के अतिरिक्त भारतीय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध तथा लक्ष्मीकांत वर्मा के प्रयोगवादी काव्य संग्रह में अहम को अभिव्यक्ति के विविध रूप मिलते हैं। धर्मवीर भारती अभिमन्यु के पहिए के प्रतीक द्वारा अपने व्यक्ति की गुरुरता को प्रतिपादित करते हैं। यदा कदा प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति को सामाजिकता से भी जोड़ा है। ऐसे स्थलों में उनकी अभिव्यक्तियां प्रभावपूर्ण हैं। व्यक्ति स्वतंत्र इर्द गिर्द ही इस सामाजिकता को स्थान मिला है। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता में आगे अहम सीमित परिधि से उठकर व्यापक संदर्भ से जुड़ा है। दुष्यंत कुमार ने भी अतृप्त साथों के साथ को ऊंचा बताया। लघुमान की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी कवियों ने लघुमान की महत्ता पर बल दिया है। वे इसी से प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। धर्मवीर भारती के शब्दों में मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों का सामूहिक गीत सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय से। यहाँ रथ का टूटा पहिया लघु मानव का प्रतीक है। इस काव्य में मानव के लघु व्यक्तित्व की उस गौरव तथा अभिमान की अभिव्यक्ति की गई है जो महत्ता की चरम सीमा स्पर्श करती है। अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर। डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार शंभुनाथ चतुर्वेदी के अनुसार प्रयोगवादी कवियों में अनास्था के दो रूप मिलते हैं। एक आस्था और अनास्था की द्वंद्वमयी अभिव्यक्ति है जो वस्तुतः निराशा और संशयात्मक दृष्टिकोण का संकेत करती है। दूसरी नितांत हताशपूर्ण मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। नितांत हताशपूर्ण मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। कुंठा एक अनास्था मूलक वृत्ति है। धर्मवीर भारती के शब्दों को कुंठाजन्य असमर्थता देखिए। अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ। आगे के शब्दों में आस्था कुछ सफल अभिव्यक्ति हुई है। मैं आस्था हूँ तो मैं निरंतर उड़ते रहने की शक्ति हूँ। अति बौद्धिकता। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं।
यह भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को महत्व देता है। वह अपने परिवेश के प्रति जागरूक है। उसने मध्यवर्गीय जनजीवन की समस्त गहताई, कुंठा, पराजय, मानसिक संघर्ष आदि की बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया है। छायावादी रंगीनी यहाँ अनुपलब्ध है। प्रयोगवादी काव्य में उन सभी विषयों का स्थान मिलता है जो आज तक उपेक्षित थे। इसी विषय व्यापकता और बौद्धिकता के कारण प्रयोगवादी काव्य में भदेश चित्रण भी प्राप्त होता है। अंग्रेज जी की कविता का एक उदाहरण देख सकते हैं। मूत्र सिंचित मृत्यु के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य गण गवाह। व्यंग्यात्मकता। प्रयोगवादी कवि ने गांव और शहर दोनों के चित्र उतारे हैं और जहां कटु यथार्थ देखा कि वहां व्यंग के माध्यम से विचार शब्दबद्ध कर दिए हैं। अंग्रेज की सौंप तथा श्रीकांत वर्मा की नगरहीन मन कविता में व्यंग्यात्मक शैली का अत्यंत निखरा रूप देखा जा सकता है। आगे का शहरी सभ्यता पर व्यंग्य है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछे उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से आया। तो चलिए अब हम प्रगतिवादी प्रयोगवाद कविता के वैज्ञानिक युगबोध की विशेषताओं को देखते हैं तथा वैज्ञानिक युगबोध तथा नए मूल्यों का चित्रण। प्रयोगवादी कवि वैज्ञानिक युगबोध तथा नए मूल्यों का चित्रण करना चाहते थे, किंतु इस दिशा में उनकी सफलता संदिग्ध है। वे विज्ञान के केवल निषेधात्मक मूल्यों का वर्णन तक ही सीमित हैं। उन्होंने मूल्यों की विघटन से उत्पन्न कुत्सित विकृतियों को ही अपने काव्य का विषय बनाया। नई भाषा की खोज। नई कविता में नए संदर्भ आए और उनमें प्रयुक्त शब्दों का नया अर्थ उभरा। कविता की भाषा गद्य के निकट आई। उसमें लघु काव्यों का प्रयोग होने लगा। कवि ने प्रयोगों की धुन में भूगोल, विज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र आदि के शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में करने लगा। वे जानबूझकर शब्दों को तोड़ने मरोड़ने लगे, भाषा को व्याकरण सम्मत रूप का अनादर करने लगे, विलक्षणता और वैचित्र्य प्रदर्शन को प्रश्रय देने लगे। सुक्तक परंपरा में विश्वास। नई कविता के निर्माता छंद आदि के बंधन को स्वीकार न करके मुक्तक परंपरा में विश्वास करते हैं। उन्होंने लोकगीतों को भी अपनी कविता का आधार बनाया है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ चनाया लिखा है लेकिन ये बनाया हुआ। वे लय, गति आदि से विहीन कविता की रचना भी करते हैं, जिसमें उनको कविता में गद्य सी निरस्ता आ जाती है। वह प्रभाव शून्य बन गई है और पाठकों के हृदय को द्रवित नहीं करती। नए नए उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कविताओं में दृष्टि में पुराने उपमानों मैले पड़ गए और नए भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं। इसी से वे नए नए उपमानों का अपनी कविता में प्रयोग करते हैं। यथा प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे मुंजा हुआ है। वहां उसके सौंदर्य का हास भी हुआ है। नए कवियों ने वैचित्र्य प्रदर्शन के निर्मित भी नए उपमानों का प्रयोग किया। उससे उनकी कविता कोरी कारीगर बन गई। इस प्रकार प्रयोगवादी और नई कविता के अपने गुण दोष हैं।
इस काव्यधारा ने हिंदी कविता को उसी दिशा दी है। इसकी कृति बौद्धिकता और भाषा के व्यक्तिगत प्रयोगों ने कविता के गौरव को क्षतिग्रस्त भी किया। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि में काव्य जगत में नए नए प्रयोग करने वाले व्यक्तिक अति बौद्धिक यथार्थमयी व्यंग्यात्मक कविता प्रयोगवादी कहलाई, जिसमें विषय वस्तु से लेकर शिल्प एक में नए प्रयोग मिलते हैं। तार सप्तक 1943 से आरंभ इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों में अगेय मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे आदि कवि आते हैं। यहाँ कुछ का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम इन कवियों को देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है अगेय जी का। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में सबसे पहले नाम आता है अगेय जी का। अगेय छायावादोत्तर कविता के सर्वाधिक चर्चित कवि रहे थे। वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा नई कविता के समर्थक कवि हैं। इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय है। इनका जन्म देवरिया जिले के कमिया नामक गांव में हुआ 1911 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा इन्होंने मद्रास तथा लाहौर में प्राप्त की। इनका अधिकांश जीवन देशाटन में व्यतीत हुआ। आगे हिंदी के प्रमुख कवि, उपन्यासकार, कहानीकार एवं यात्रा वृत्तांत लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे की काव्य रचनाएं चिंता, इत्यलम, भग्नदूत, हरि घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभाग्य, आंगन के प्रार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, गृहा वृक्ष के नीचे, सदा नीरा आदि। शिखर एक जीवनी के दो भाग, नदी के द्वीप, अपने अजनबी सैन के उपन्यास, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे प्रतिरूप आदि इनकी कहानी संग्रह है। त्रिशंकु, आत्मनपेद आदि निबंध संग्रह है। एक बूंद सहसा उछली तथा अरे यायावर याद रहेगा इनके यात्रा वृत्तांत हैं। इनके संपादित ग्रंथों की संख्या भी पर्याप्त है, जिनमें चार सप्तकों का विशेष स्थान है। कितनी नावों में कितनी बार पर अगेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे के काव्य विकास में साधारणतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। छायावाद से प्रभावित आरंभिक काव्य, प्रयोगवाद तथा नई कविता की रचनाएं, नव स्वच्छंदतावादी काव्य। चिंता और इतल्यम को प्रथम वर्ग में रखा जा सकता है, जिसमें प्रेम का विषय है। वंचना के दुर्ग, मिट्टी के ईर्ष्या उनकी प्रयोगवादी कविता है, जिनमें प्रयोगवादी के सभी गुण हैं। हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी उनकी नई कविताएं कहलाती है। अतः आगे को काव्य में प्रेम, सौंदर्य, समाज, व्यक्ति, परंपरा, दर्शन, जीवन, रहस्य आदि सभी विषय की कविताएं मिलती हैं। वस्तुतः अगेय ने हिंदी कविता को शिल्पगत आधुनिकता प्रदान की है। गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। माफ करिएगा, मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनकी नई कविता को स्थिति मूल्य प्रदान करने वाले कवि। मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर मध्य प्रदेश में 1917 में हुआ था। मुक्तिबोध के पिता माधवराम ग्वालियर रियासत के पुलिस विभाग में थे। पिता के
व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप मुक्तिबोध में ईमानदार, न्याय, प्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतिफलन हुआ। सन 1935 में जाति, कुल और सामाजिक आचारों से लोहा लेते हुए प्रेम विवाह किया। इन्होंने मुख्यतः अध्यापन कार्य किया। एक अरसे तक भागपुर से नया खून साप्ताहिक का संपादन करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य अपनाया और अंत तक दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनकी मृत्यु 1964 में हुई। इनकी कविताएं पहली 4 अगे द्वारा संपादित तारसप्तक 1943 में छपी। इनकी कविताओं के संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा 1964 तथा भूरी भूरी खाक धूल छपे हैं। इसके अलावा उनके 2 कहानी संग्रह है। विपात्र नामक एक उपन्यास और एक साहित्यिक की डायरी उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियां भी हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मस्पर्धा तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनकी सारी रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व जटिल है। ज्ञान और संवेदना के संश्लिष्ट स्तर से युगीन प्रभावों को ग्रहण करके प्रौढ़ मानसिकता प्रतिक्रियाओं के कारण उनकी कविताएं विशेष सशक्त हैं। मुक्तिबोध ने अधिकतर लंबी नाटकीय कविताएं लिखी हैं जिनमें सामयिक समाज, उनमें पलने वाले अंतर्द्वंद और अंतर्द्वंदों से उत्पन्न भय, संत्रास, आक्रोश, विद्रोह और दुर्दम्य संघर्ष भावना के विविध रूप चित्रित हैं। अपने कर्म के प्रति ईमानदार होने के कारण मुक्तिबोध ने अपनी संवेदना और ज्ञान के अनुसार विशिष्ट काव्य शिल्प का निर्माण किया है। फैंटेसी का सार्थक उपयोग मुक्तिबोध ने अपनी संवेदनाओं और ज्ञान के अनुसार एक विशिष्ट काव्य शिल्प का निर्माण किया है। फैंटेसी का सार्थक उपयोग मुक्तिबोध की कविताओं में ही देखने को मिलती है। मुक्तिबोध ने कविता को दृढ़ राजनीतिक आधार दिया और हिंदी में पहली बार यह स्पष्ट किया कि सार्थक कविता की सर्जना गहरे अर्थों में राजनीतिक कवि ही कर सकता है। धर्मवीर भारती प्रयोगवाद और नई कविता के सक्षम कवि, उपन्यासकार तथा पत्रकार हैं। गुनाहों के देवता तथा सूरज का 7वां घोड़ा इनके महत्वपूर्ण और बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। इनकी कहानियां तथा निबंध इनके व्यक्तित्व एवं विचारों की अभिव्यक्ति को सक्षम करता है। धर्मवीर भारती के संपादक धर्मयुग के संपादक रहे। सिद्ध साहित्य पर उनका शोध ग्रंथ ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, कुछ लंबी कविताएं तथा आदंत भारती की काव्य रचनाएं हैं। दूसरा सप्तक में अभिव्यक्त उनकी कविताओं में बादलों की पात, इन फिरोज होठों पर, गुनाहों का दूसरा गीत, मुग्धा आदि प्रेम के मांसल रूप को नए उपमानों और प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारती ने और निर्माण विषयक कविताएं भी लिखी हैं। निराला के प्रति, थके हुए कलाकार से, कविता की मौत, फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपने आदि कविताएं इनकी सृष्टि से सशक्त हैं। अंधा युग भारती का एक गीति नाट्य है। इसमें महाभारत के उत्तरार्ध को लेकर आधुनिक
युग की परिस्थितियों, समस्याओं एवं मूल्यों की व्याख्या है। इस प्रतीकवादी काव्य रूप में धृतराष्ट्र अंधता का गांधारी, जड़मोह की कृष्ण, कटक के अश्वत्थामा, बर्बरता का युयुत्सु, आत्मग्लानि का संजय, जीवन की व्यर्थता का और शहरी प्रजा के प्रतिरूप है। वर्तमान युग में संबंधित अंधा युग की निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। तो आपको यह क्लास पसंद आया होगा, माफ करिएगा, यह क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।